हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 5वां, जिसका शीर्षक है समृद्ध संख्याएं और दीर्घातीय समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का इस अध्याय का 12वां वीडियो है, यानी आज का लेक्चर भाग 12 है। इससे पहले हमने इस अध्याय से जुड़े 11 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। आप सबसे पहले, यदि आप चाहते हैं कि आप इस लेक्चर को बहुत ही आसान तरीक़ा से और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ जाए, तो सबसे पहले आप सभी इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं, जो कि हमने टोटल 11 लेक्चर अब तक कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप सबसे पहले वो सारा लेक्चर देखें, क्योंकि ये लेक्चर जो होने वाला है उसमें ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो कि हमने पिछले वाले वीडियो यानी कि पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज के इस वीडियो में, यानी कि आज के इस लेक्चर भाग 12 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पूर्णांक या कहिए कि आयाम क्या होता है, किसे कहा जाता है। पूर्णांक या आयाम को अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यदि इसको थोड़ा सा मैं कहूँ, पूर्णांक या आयाम को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे या फिर आर्गुमेंट कहेंगे। यानी कि पूर्णांक, किसी भी समृद्ध संख्या का पूर्णांक क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है, या फिर कहिए आयाम क्या होता है किसी भी समृद्ध संख्या का, उसे कैसे निकाला जाता है, दोनों एक ही बात है। इसके बाद इसी पूर्णांक और आयाम में इसी में एक और पार्ट आता है, वो क्या है, मुख्य पूर्णांक। यदि आप कहिएगा, यदि आप पूर्णांक को बोलिएगा तो आ जाएगा मुख्य पूर्णांक, यदि आप आयाम को लेकर बढ़िएगा तो आ जाएगा मुख्य आयाम। तो आज हम लोग यही दोनों विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है ये दोनों विषय पे चर्चा करने से पहले कि आपको इसके पहले वाले सभी लेक्चर आप देख रहे हो, क्योंकि इसमें जो कंटेंट, इसमें जो ये टॉपिक यूज होने वाला है, इसमें जो आपका ये यूज होने वाला है, वो हमने पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छा तरीक़ा से कंप्लीट कर दिए हैं। तो चलिए आप बिना समय को गवाए आज के इस लेक्चर को और इन दोनों विषय को हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर यानी भाग 11 में हम लोगों ने ध्रुवीय निरूपण के बारे में समझा था कि क्या ये होता है, इसे कैसे इसे कैसे निकाला जाता है, इससे जुड़े कैसे प्रश्न आते हैं और उस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। ऐसे कई सारे चीज़ इस विषय से रिलेटेड हमने इसके पिछले 2 लेक्चर में इस विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। ये देखिए, यहाँ z = r इंटू कॉस बी प्लस आई साइन बी लिखा है। यही हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यों कोई भी समृद्ध संख्या यदि इस फॉर्म में हो, इस रूप में हो, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ध्रुवीय निरूपण। अब इसी ध्रुवीय निरूपण में ये जो आपको ये रूप दिख रहा है एक समृद्ध संख्या का, इस रूप में 2 टर्म्स आते हैं। पहला मापांक, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है कि मापांक किसे कहा जाता है, इसे कैसे दर्शाया जाता है, ये कहाँ से निकला, कब निकला, कैसे निकला, ये हम सभी ने इसके पिछला वीडियो यानी कि भाग 11 में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। इसी ध्रुवीय निरूपण के ये में एक और टर्म आता है जो कि है पूर्णांक या कहिए कि आयाम, चूँकि आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। पूर्णांक या फिर आयाम, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्णांक या आयाम कहते किसको है। ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा होती क्या है। तो बच्चों, हमने आपको पिछले लेक्चर में कुछ ये इस ग्राफ से, जिसे हम लोग आर्गन तल के नाम से समझे थे, इससे हमने कुछ बताया था। क्या बताया था? तो इसी से रिलेटेड हम आज इस पूर्णांक को डिफाइन करेंगे, पूर्णांक को परिभाषित करेंगे। कैसे? तो ध्यान से सुनिए। पूर्णांक हम उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो
किसी भी समृद्ध संख्या को पॉइंट फॉर्म में जब लिखा जाता है और इसे जब ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उस पॉइंट से ओरिजिन को जोड़ने वाली लाइन जो रियल एक्सिस से यानी वास्तविक एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसे हम लोग पूर्णांक या आयाम कहते हैं। फिर से सुनिए और अपने नोटबुक में इसे नोट कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी समृद्ध संख्या को जब हम लोग पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, किस में लिखते हैं? पॉइंट फॉर्म में। और जब इसको आर्गन तल यानी कि ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं तो वह पॉइंट और ओरिजिन का पॉइंट, वह दोनों पॉइंट को जो एक कॉमन लाइन जो ये रेखा जोड़ती है, वह रेखा जो वास्तविक एक्सिस से एक एंगल बनाती है। किससे बनाती है? वास्तविक एक्सिस से। और वास्तविक एक्सिस से भी कैसे? तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से, यानी कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक। पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव वास्तविक एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके जो इस प्रकार का जो एंगल बनाती है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। अब इस परिभाषा के अनुसार गुणांक तो बहुत सारे हो जाएंगे। कैसे? मान लीजिए हमें एक सममित संख्या दिया गया है z = x + i(y). तो इसको यदि हम लोग पॉइंट फॉर्म में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? पॉइंट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? x, y। अब यदि हम लोग इसको ग्राफ पेपर यानी कि आर्गन तल पे रिप्रेजेंट दर्शाएंगे तो वो कहाँ पे आएगा? तो वो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया। अब ये ओरिजिन हो गया। ये दोनों पॉइंट को कौन रेखा जोड़ रही है? तो ये मैरून वाला रेखा जोड़ रही है इसको। अब ये मैरून कलर का जो रेखा है, मैरून कलर का जो लाइन है, वो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। तो गुणांक 4 तरीका से के हो सकते हैं। पहला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये एक एंगल ऐसे हो जाएगा। अब यदि यही पॉइंट यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है -x, y, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आपको फिगर में भी दिख रहा है, यानी कि ये दूसरा गुणांक हो गया। अब यदि यही पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में? यानी कि -x, y, तो ये गुणांक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रियल एक्सिस से। अब ये वाला छोड़ दीजिए, पॉजिटिव रियल एक्सिस से देखिए, मैं अभी गुणांक बता रहा हूँ, इसमें मैं आऊँगा। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये एक एंगल ऐसा बनाएगा। तो ये एक कैसा गुणांक हो गया? ये तीसरा गुणांक हो गया। अब चौथा गुणांक भी वैसे ही होगा। यदि पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो यह गुणांक कुछ इस प्रकार होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव रियल एक्सिस से। तो ये जो एंगल बनाएंगे इसे हम लोग क्या कहेंगे? गुणांक कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुणांक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। वो चारों क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये क्लॉक ऐसे घूमता है, तो हम लोग यहाँ कैसे घूम रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं। यानी कि गुणांक जब भी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग ग्राफ पेपर पे आर्गन तल पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब ये हो गया। अब गुणांक आप लोग समझ गए किसे कहते हैं? यानी जो एंगल बनता है पॉजिटिव रियल एक्सिस से, उस पॉइंट और ओरिजिन की रेखा को जोड़ के उसे ही हम लोग गुणांक कहते हैं। अब वो गुणांक कैसे निकालें? tan थीटा निकालेंगे। जैसे कोई भी दिया रहेगा, आपको tan थीटा निकालना हो। tan थीटा क्या होता है? y/x। y बोले तो काल्पनिक भाग डिवाइडेड बाय वास्तविक भाग। यहाँ से आप लोग tan इनवर्स निकाल लीजिएगा, यानी b का वैल्यू, एंगल का वैल्यू निकल जाएगा आपसे, और यही वैल्यू हो जाएगा गुणांक का। लेकिन बात आती है इसी में एक, जो इसके बाद एक टर्म आता है, उसमें बात आती है कि एक मुख्य गुणांक किसे कहा जाता है? मुख्य गुणांक। अब तक हम लोग गुणांक पढ़ रहे थे और आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन एक टर्म आता है मुख्य गुणांक। मुख्य गुणांक है कि आपको अब तक कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं था, आप एक आर्गन तल पे कहीं भी घूम सकते थे। जैसे यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ। लेकिन इस बार जो मुख्य गुणांक है वो आपको बांध दिया है,
क्या बांध दिया है? वह बोल रहा है कि आपको आपका जो एंगल होगा वो बस माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा, मतलब ना इससे छोटा होगा और ना इससे बड़ा होगा। कैसे, समझने का प्रयास कीजिए। इसका पूर्णांक तो ये होगा, अब ये 90 डिग्री से कम है, ये एंगल 90 डिग्री से कम है कम, हाँ सर है कम, तो इसका मुख्य पूर्णांक भी यही हो जाएगा, क्योंकि मुख्य पूर्णांक में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मुख्य पूर्णांक हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में ही होता है और पाई के इक्वल भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी कोई सम्मिश्र संख्या लाई करेगा तो उसका पूर्णांक और मुख्य पूर्णांक एक ही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा तो उसका मुख्य पूर्णांक और पूर्णांक एक ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ देखिए ये जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा पाई ही बनेगा, पाई से ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा या नहीं। और हमें पता है कि मुख्य पूर्णांक का लिमिट क्या है, तो माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में पाई के इक्वल भी हो सकता है। तो यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा वो पूर्णांक भी होगा और मुख्य पूर्णांक भी होगा। लेकिन बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट से। थर्ड क्वाड्रेंट से पूर्णांक और मुख्य पूर्णांक में अंतर हो जाता है। क्यों अंतर हो जाता है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी दोनों जो वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग होता है वो दोनों नेगेटिव होता है, इसलिए वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और पूर्णांक कहता है कि हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल मेजर होता है वही पूर्णांक होता है, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से तो ये एंगल मेजर होगा। तो ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ये पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन चूंकि जब ये इसको हम लोग लेते हैं तो ये पाई प्लस थीटा कुछ हो जाएगा, यानी पाई से ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा कि जो मुख्य पूर्णांक होता है वो माइनस पाई से बस पाई के बीच में लाई करता है, तो ये तो होने वाला नहीं है। तो हम लोग मुख्य पूर्णांक को निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस बार ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेंगे। एंड ये मुख्य पूर्णांक को निकालने में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि वो जो एंगल निकल रहा है वो माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में हो, पाई के इक्वल भी हो सकता है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मुख्य पूर्णांक ये वाला हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मुख्य पूर्णांक ये हो जाएगा और पूर्णांक ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पूर्णांक और मुख्य पूर्णांक के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए एक सम्मिश्र संख्या दिया गया है z = x + iy। अब इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म में यदि चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा x, y। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मुख्य पूर्णांक के बारे में लिख रहा हूँ। यदि वो पॉइंट यहाँ पे लाई करता है x, y फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो भी एंगल बनेगा वो 90 या 90 से कम होगा, यानी कि मुख्य पूर्णांक इसका b ही हो जाएगा। b यहाँ पे आपको एंगल शो कर रहा है। अब यदि वही पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यानी -x, y, तो इसका ये पूर्णांक क्या हो जाएगा, मतलब मुख्य पूर्णांक क्या हो जाएगा पाई माइनस b। लेकिन यदि वही पूर्णांक ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यानी -x, -y, तो इसका मुख्य पूर्णांक क्या हो जाएगा माइनस इंटू पाई माइनस बी, यानी कि -पाई + b। ठीक, अब यही यदि पॉइंट जो है सम्मिश्र संख्या का फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब वो पॉइंट क्या हो जाएगा x, -y। तो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका जो मुख्य पूर्णांक होगा वो -b होगा। कैसे होगा, ये एंगल जब हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा b आ रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो यही एंगल ऐसे हो जाएगा। यही एंगल जब ऐसे हुआ, पलट गया, उलट गया, तो b का क्या हो जाता है -b। यानी कि हम कह सकते हैं कि मुख्य पूर्णांक सेम नहीं होता है, मुख्य पूर्णांक चेंज होते रहता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा तो b है, सेकंड में कर रहा पाई माइनस b है, थर्ड में -पाई + b है, फोर्थ में
माइनस बी है। यानी कि मुख्य गुणांक निकालने के लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं, लेकिन गुणांक निकालने के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि हमें बस ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव रियल एक्सिस की तरफ ही घूमना है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए एक सममित संख्या दिया गया है -1 माइनस i√3। इसका पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, -1 -√3। जब इसको हम लोग tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, π/3। कैसे, tan थीटा क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था y/x। तो y/x निकालेंगे तो y/x निकालेंगे तो √3 आ जाएगा। तो √3 का वैल्यू क्या होता है, π/3। तो यहाँ से यदि हम लोग ये पॉइंट देखें किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमने अभी पढ़ा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो क्या होगा, -π + b। तो इसका मुख्य गुणांक क्या हो जाएगा, -π -π/3 यानी कि -2π/3। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।